हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री क्लास सिक्स चैप्टर 1 कब, कहाँ और कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर देखते हैं हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, जिन्हें शिकारी कहा जाता है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1, पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये है वो सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ। ये सुलेमान किरथर पाकिस्तान वाला एरिया, सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ। ये सिंधु नदी का इधर साइड वाला ये व्यास, सिंधु से निकली हुई। मानचित्र पर सिंधुता तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये है सिंधु और इसकी सहायक नदी। सिंधु नदी इसकी सहायक है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज। चिनाब यहाँ तक आई है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर पले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। इसमें गंगा और इसकी सहायक नदी है। ये है गंगा और इसकी सहायक नदी। ये गंगा जा रही है, ये जा रही गंगा, ये यहाँ पे गिर जाती है तो इसकी सहायक नदी है ये सोन। ये आ रही है यहाँ से यमुना, इसमें मिल जाती है, फिर ये चंबल।
गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थीं। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था। ये मानचित्र एक में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, यानी उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसे ही इस पेज में एक ये इम्पोर्टेंट था। हो गया ना ये वाला। एक ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ताड़पत्रों से पांडुलिपि का एक पृष्ठ लिया गया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, जो नीचे दी गई है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट है, तब पढ़ेंगे। देश का नाम। इंडिया। अपने देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूरब की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को
हिंदोस और अथवा इंदोस। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में कैसे जानें? तो अतीत के बारे में जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाएं। जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो वर्ड है वो है मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मेन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ से हाथ से निकला जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। हाथ होता है मेन्यू का अर्थ। लैटिन भाषा में मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, इससे निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ है उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती हैं। ये हैं वो पांडुलिपियाँ, इन्हें देख सकते हैं, ये हैं वो। तो ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, ये वाली है ना। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है ये। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यानी जो प्राकृत भाषा होती है उसका प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिले हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट की बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट बताया गया है यहाँ, तो ये देखते हैं क्या बताया गया है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, यानी कि इस अभिलेख की बात हो रही है, अब अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नाम के शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त
प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है ये, जो अशोक ने बनवाया था। और कुछ इम्पोर्टेंट ये हैं उस टाइम पे जो मिले हैं खुदाई से, ये सील है, मोहर है। बाएं में एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये पात्र है एक तरीके का। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। ये 4700 वर्ष से ऐसे ही है। दाएं में एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये कॉइन्स। और इस तरह सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये कैसे भिन्न है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं स्रोत शब्द का? पांडुलिपियों के लिए, अभिलेखों के लिए, और पुरातत्व से ज्ञात जो जानकारी होती है ना, उनके लिए वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं इतिहासकार। इतिहासकार किसे कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर विशेष ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों के जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों से, यानी कि पशुपालकों और कृषकों के जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि जैसा कि आज हम भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे जो आज प्रचलन में मौजूद है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद क्या है? उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का क्या मतलब होता है? अगर तुम अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं तथा इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये आ गई वो डेट्स ईसा मसीह के जन्म से पहले की, उन्हें क्या क्या कहा जाता है। तो अंग्रेजी में BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसे। हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है, का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट।
ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी कहा जाता है, लिखी पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई कॉमन एरा या बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा यानी सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। जैसा कि अन्यत्र क्या है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिया, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, जो इस टाइप की लिपि का यूज़ करते थे। जो पी के लिए इस वाले सिंबल्स का यूज़ करते थे, टी के लिए इस सिंबल्स का, ओ के लिए इस सिंबल्स का, एल के लिए इस सिंबल्स का, एम के लिए इस सिंबल्स का प्रयोग करते थे, आई के लिए ऐसे ऐसे करके, और एस के लिए इस सिंबल्स का प्रयोग करते थे। के लिए ये सिंबल्स होता था, एल के लिए ये, आई के लिए ये होता था, ओ पी ए और डी और टी के लिए ये होता था, आर के लिए ये और ए के लिए ये होता था। इस सिंबल्स का प्रयोग करते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर ऐसा एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, इन्हें यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों, एक तो यूनानी लिपि में और 2 मिस्री लिपि के प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा गया है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी हैं। यात्रा, पांडुलिपि, पुरातात्विक, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इसमें डेट्स दी गई हैं। जैसे कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर थे 4700 वर्ष पहले की गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व का था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व का, वर्तमान है 2000 वर्ष पूर्व का था। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।